अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? नहीं जी बच्चों, आज हमने 3.3 एक्सरसाइज करनी है और ये आपको पता है सेट्स वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। 3.1 और 2 हमने समझ ली, उसमें भी नई चीज़ें थी। यहाँ पे थोड़ी बहुत नई चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं हैं तो पुरानी चीज़ें, रिलेशन और फंक्शन को हमने पढ़ना है। ये पुराने सिलेबस में 10th क्लास में था। अभी यह है कि अब आपके 9th क्लास में आ गया। तो चले इंशाल्लाह करते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें कंसेप्चुअल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा है, थ्योरी ज़्यादा है और जो प्रैक्टिकली सवाल करने वाले हैं वो थोड़े हैं। तो थ्योरी को समझना है, ये समझ आ गई तो फिर डिफरेंट तरह के सवाल हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें टाइटल जो हमारे पास है, बाइनरी रिलेशन। रिलेशन कहते हैं ताल्लुक को, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में ताल्लुक होता है मुख्तलिफ किस्म का। लेकिन यहाँ हमने लेना है बाइनरी। बाइनरी का मतलब दो होता है। जैसे कंप्यूटर का जो सिस्टम है सारा वो भी बाइनरी होता है, 0 और 1 उस पर चल रहा होता है, 0 1 0 1। तो बाइनरी दो चीज़ों का ताल्लुक, रिलेशन। अब देखिए आम रूटीन में ये उसने एग्जांपल भी दी हुई है कि आम रूटीन में जैसे मदर और सन का, माँ का और बेटी का ताल्लुक है, बाप और बेटे का ताल्लुक है, उस्ताद का और तालिब इल्म का आपस में एक ताल्लुक है। तो डिफरेंट तरह के ताल्लुक हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो बाइनरी हैं, दो लोगों का आपस में, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, तो किसी भी तरह का ताल्लुक, लेकिन दो चीज़ों का। तो इसको हम कहते हैं कि ये बाइनरी है। अब कुछ ये मैथ के भी हमने रिलेशन की, उसकी एग्जांपल्स बताने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पे देखें ये दो नंबर्स हैं और बीच में कॉमा लगा के और ब्रैकेट हमने लगाई हुई है, तो ब्रैकेट के अंदर इसको रखा हुआ है। तो इसमें देखें ये स्क्वायर का ताल्लुक है, क्योंकि ये जो हमारा नंबर है 5, तो 5 का स्क्वायर लें तो 25 होता है। तो ऐसे करके भी डिफरेंट रिलेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। जैसे 3 का 9 के साथ होगा, 4 का 16 के साथ होगा, तो ये स्क्वायर्स का रिलेशन बन जाएगा। एक आगे देखें इक्वल्स का रिलेशन है कि दो चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएं, तो जो सेकंड वाला नंबर है और फर्स्ट वाला नंबर है वो आपस में इक्वल है। तो डिफरेंट चीज़ों के इक्वल होने का भी हम ज़ाहिर रिलेशन बना सकते हैं और बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें इसकी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, अ रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। पेयर्स होने चाहिए, पेयर का मतलब दो दो चीज़ें जिनके जोड़े बने हुए हैं, ब्रैकेटें लगी हुई हैं, लेकिन क्या होने चाहिए? ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। ऑर्डर का लिहाज रखना है। ऑर्डर का मतलब ये है कि जो पहली वैल्यू है, जैसे ये 4 और 2 है, तो ये ऑर्डर्ड है कि इसमें हमें पता है कि जो पहली वैल्यू है वो 4 है, सेकंड वाली 2 है। ये नहीं होगा कि 4 वहाँ चला जाए 2 वहाँ पे चला जाए, उससे जो है उसका जो रिलेशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड जो है वो इसको होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे और उसका कोई भी सेट होगा। यहाँ पे देखें 3 मैंने ऑर्डर पेयर लिखे हैं, आप 2 लिख सकते हैं, आप 1 लिख सकते हैं, आप 7 8 पेयर्स को इकट्ठा एक सेट बना सकते हैं। तो इन सारों को हम रिलेशन कह सकते हैं। तो रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन जो हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं, सिंगल, 2 3 4 जितने मर्जी। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है कि अगर हमारे पास दो सेट हों, ए और बी, जैसे हमने पहले पढ़े हुए सारे सेट्स, तो ए और बी सेट्स अगर हैं तो उनके दोनों के एलिमेंट्स को लेके कुछ हम ऑर्डर्ड पेयर्स बना लें। पेयर्स बनाएं उनके एलिमेंट्स को लेके, ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट को लेके, तो वो जो पेयर्स बनते हैं उनको हम कहते हैं कि ये इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। जितने भी पेयर बन सकते हैं ए के और बी के, इसको हम कहते हैं ए क्रॉस बी। इसी तरह बी क्रॉस ए भी कर सकते हैं, उसमें बी को पहले कर लेते हैं। ए क्रॉस ए भी होता है, ए के सेट को 2 दफा लिख ले। अभी हम ये सारा करके देखेंगे इंशाल्लाह। सो देखें, इसको हम लिखते हैं कि ए क्रॉस बी, जाहिर है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। सेट ऑफ, ये क्या होता है? एक सेट होता है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, तमाम जितने भी पेयर बन सकते हैं एक्स वाई की शक्ल में, इस तरह के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखें इसमें जो एक्स है ना वो सारे रुकन होंगे ए के, एलिमेंट सारे ए के होंगे, और ये जो वाई है ये सारे एलिमेंट्स बी के होंगे, क्योंकि ये तरतीब बड़ी जरूरी है। ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी है, अगर बी क्रॉस ए होता तो फिर बी पहले होता, तो फिर जो एक्स होंगे वो बी के होंगे। तो बहरहाल ये अभी सारी चीजें आगे आनी हैं। तो फिर साथ कह रहा है, ये के साथ बताया भी है कि एक्स ए से बिलोंग करता है, वाई बी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक डेफिनेशन हो जाती है इसकी कार्टेशियन की। और कार्टेशियन को आप ऐसे सेट की शक्ल में भी लिख सकते हैं कि जी एक्स और वाई ये फॉर्म होगी जब के, या सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो ऐसे ये कार्टेशियन की डेफिनेशन बन जाती है।
अब ये कार्टेशियन की डेफिनेशन हमने क्यों बनाई है, क्योंकि जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास होता है बड़ा, अभी ये जो पहला सवाल होगा ना 3.1 का, उसमें यही कुछ ही है, तो वो जो बड़ा सेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी का, तो वहां से फिर हमने रिलेशंस बनाने होते हैं। सो यहाँ पे देखें, अब रिलेशन बताएगा आर क्या होगा, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो ए क्रॉस बी के 15, 16, 10, 12 जो भी वो पेयर्स बने होंगे, उनका कोई भी सबसेट ले ले। जैसे मैंने कहा था ना, एक एलिमेंट ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, वो सारे उसके सबसेट होंगे, तो उनको आप लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो एनी सबसेट है तो वो रिलेशन बन जाता होता है। तो ये बड़ा इजी है, उसको हम बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं या सिंपली हाली रिलेशन कह दें। हाली रिलेशन कहेंगे वो भी बाइनरी ही होगा, हमने 3 या 4 वाले पे तो जाना नहीं है, 2 वाले पे ही रहना है, तो वो बाइनरी ही होता है, ये हमें याद रखना है। अब ये जब हमने बनाया है ना और रिलेशन बनाया है, तो इस रिलेशन में x और y होता है, तो x पहले है, y आगे है, तो जितनी भी x वाली वैल्यूज होती हैं उनको हम कहते हैं कि ये इनकी डोमेन है, और जितने y वाले एलिमेंट्स होते हैं इनको हम रेंज कहते हैं। डोमेन और रेंज, ये दोनों कंसेप्ट आएंगे अगेन, आगे इजीली हो जाएगा ये। तो डोमेन क्या होगा, पहले वाली वैल्यूज, पहली वाली वैल्यूज, और जो दूसरी वैल्यूज हैं, जो y वाली वैल्यूज हैं, वो क्या कहलाएंगी, रेंज। और रेंज का दूसरा नाम भी है कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन, डोमेन x वाली वैल्यूज और कोडोमेन y वाली वैल्यूज, या कोडोमेन और रेंज एक ही चीज के दो नाम है, ये हमें याद रखना है। तो ये हो गया, उससे आगे चलते हैं। दूसरी वो अब आगे बात ये कर रहा है कि ये जो हम जाहिर है रिलेशंस बना रहे हैं, तो कहता है इसको हम ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की शक्ल में। अभी वैसे नहीं बनाना, लेकिन उसने बताया हुआ है कि आप ये बना सकते हैं, इनको टेबल्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं और पेयर्स की शक्ल में, तो अभी हमने देखा, तो ये 3 तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ तक हो गया रिलेशन, तो हमें समझ आ गया कि जो डिफरेंट तरह के हमने वो इकट्ठे करने हैं तो वो रिलेशन बन जाता है। लेकिन अब रिलेशन का एक स्पेशल केस आएगा जिसको हम कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन को पढ़ते हुए पहली चीज जो आपने जहन में बिठानी है ना, वो ये है कि फंक्शन बेसिकली क्या है, एक रिलेशन है, रिलेशन की ही एक किस्म है, लेकिन स्पेशल है, और स्पेशल क्यों है वो हम यहाँ पे पढ़ के देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सो कहते हैं अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन, एक खास किस्म का रिलेशन होता है इफ A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। जैसे हमने A क्रॉस B बनाना है कार्टेशियन, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी फिर वहां से बनाएंगे ना, तो कहता है स्टार्टिंग पे कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं A और B, ठीक है, और वो नॉन एम्प्टी हैं, क्योंकि खाली सेट होंगे तो उसका क्या करना है, उसके पेयर्स कैसे बनाएंगे आगे से, फिर एलिमेंट ही कोई ना हो, ठीक है, तो एलिमेंट्स का होना जरूरी है, तो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। अब उससे क्या होगा, ये 3 कंडीशनें अगर फुलफिल होती हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन बन गया। अब कंडीशंस क्या हैं, नंबर 1 कि f इज अ रिलेशन, डेफिनेटली रिलेशन तो हो, फ्रॉम A टू B, A से B। फ्रॉम A टू B का मतलब ये है कि हमने उसका A क्रॉस B बनाया होगा, फ्रॉम A टू B, फ्रॉम B टू A, B क्रॉस A, फ्रॉम A टू A, A क्रॉस A, फ्रॉम B टू B, B क्रॉस B कर लेंगे। तो वो फ्रॉम जो कहता है वो बेसिकली बता रहा होता है कि आपने कौन सा क्रॉस लेना है, कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो जो हम रिलेशन बना रहे हैं F, वो कहाँ से लिया हमने, किसका, वो सबसेट है A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B जो बड़ा बनाया होगा उसमें से चंद चीजें हमने उठानी होती हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो पहले तो ये बात हो गई कि वो उसी में से लिया गया हो रिलेशन। अब फंक्शन बनने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये वाली है, सेकंड वाली, कि उसकी जो डोमेन है फंक्शन की, उस रिलेशन की जो डोमेन है वो A के बराबर हो। जो A सेट है हमारा, मतलब A सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, पूरा A सेट के अंदर यही 4 एलिमेंट्स हैं, तो जब हम अपने फंक्शन की डोमेन चेक कर रहे हो तो उसके अंदर भी ये चारों एलिमेंट आते हों, सारे के सारे एलिमेंट्स A के उस फंक्शन में मौजूद होने चाहिए, उस ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए। अभी मैं उसकी एग्जांपल आपको दिखा देता हूं नीचे, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू A सेट, पहला जो सेट है A, जिसका हमने A क्रॉस B लिया है। फिर सेकंड कंडीशन ये कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ नो 2 पेयर्स, डेफिनेटली वो पेयर्स ही थे ना, एक ऑर्डर पेयर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो कहता है ये जो पेयर है, पहला पेयर है, दूसरा पेयर है, तो उनके जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। मसलन 1 के साथ 2 बनाया रिलेशन, तो फिर 1 के साथ 3 का रिलेशन नहीं बनाना,
ये 1 के साथ 4 का नहीं बनाना, 1 को एक दफ़ा ही आना चाहिए। वो जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, ए सेट के एलिमेंट्स, वो एक एक दफ़ा ही आए, उसका रिलेशन किसी और नंबर के साथ वो एक ही दफ़ा आ रहा हो। अभी मैं उसकी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, कि वो एक जैसे नहीं होने चाहिए पहले पहले एलिमेंट्स, ठीक है। तो देन एफ इज अ फंक्शन, फिर एफ वो फंक्शन बन जाएगा। और फंक्शन को कैसे शो कराते हैं, उसके लिए हम इस तरह से नोटेशन लिखते हैं, एफ बीच में 2 नुक्ते लगाते हैं और साथ लिखते हैं ए टूवर्ड्स बी, ऐसे वो एक एरो लगा देते हैं, क्योंकि एरो लगाने का मतलब ये होगा कि ए से बी की तरफ हम गए हैं, ए क्रॉस बी लिया है और उसमें से ये फंक्शन बना है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। अब ये देखें, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लिखी है, यहाँ से बेहतर ज़रा समझ आ जाएगा। लेट्स सपोज ए सेट है हमारा 0 1 2 3 4, उसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट के अंदर है 3 5 7 9 11, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने जो फंक्शन बनाया, देखें उसमें मैंने क्या लिखा है, पेयर्स लिखे हुए हैं ना, और ये पेयर कैसे बने हुए हैं, 0 3, इधर से ए से 0 लिया है, बी से 3 लिया है, तो 0 और 3 का हमने एक पेयर बना दिया। फिर 1 का 5 के साथ एक पेयर बना दिया, 2 का 7 के साथ। तो देखें हमारा ये जो फंक्शन है, ये वाला जो मैं कह रहा हूं कि ये फंक्शन है, तो ये क्यों फंक्शन होगा कि देखें इसकी अगर मैं डोमेन देखूं, तो डोमेन क्या होता है, पहले पहले एलिमेंट्स। तो अगर मैं पहले एलिमेंट्स को देखूं 0 1 2 3 4, वो वही सारे हैं, एक है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, कि इसके सारे फंक्शन जो वैल्यूज हैं पहली पहली डोमेन की, वो सारा ए सेट ही बनता है। तो पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो पहले एलिमेंट्स हैं वो रिपीट ना हो। तो देखें ये हमारे जो एक्स वाली वैल्यूज हैं पहले वाली, क्या वो रिपीट हो रही हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो कोई भी एक एलिमेंट दोबारा नहीं आया। तो यही 2 कंडीशनें आपने याद रखनी है फंक्शन के लिए, कि फंक्शन की जो डोमेन है वो ए सेट के बराबर हो, और जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो रिपीट ना हो। तो ये इस तरह से आप फंक्शन की डेफिनेशन याद रख लेंगे। अब फंक्शन तो हमने समझ लिया, लेकिन इस फंक्शन की मुख्तलिफ किस्में हैं, ठीक है। ये कंडीशनें तो फुलफिल हो गई, फंक्शन बन गया, लेकिन उसके अलावा भी ऑप्शंस हो सकते हैं। अब वो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो हमने समझने हैं। ये टाइप्स हैं फंक्शंस की। तो पहली टाइप है, इसका नाम है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन नाम याद रखना है। अब इनटू फंक्शन कैसे होता है वो देखें, मैंने एग्जांपल जो लिखी हुई है बुक से ही लिया मैंने, जाहिर है। तो वो क्या दिखा रही है, देखें ए के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, और ए का हर एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ अटैच हुआ हुआ है, ठीक है, गुड है, ऐसा ही होना चाहिए। 1 का 2 के साथ रिलेशन, 3 का 4, 5 का 6 के साथ। लेकिन जो फर्क नजर आ रहा है वो ये कि बी के सारे एलिमेंट यूज नहीं हुए, है ना, यही नजर आ रहा है। ये जो 7 है वो अकेला पड़ा हुआ है, तो 7 यूज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये फंक्शन बन रहा है उसमें बी सारे का सारा नहीं आया। तो यही इनटू की डेफिनेशन है। देखें वो कहता है इनटू फंक्शन कब बनेगा, इफ रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। रेंज क्या होता है, बी वाले एलिमेंट, डोमेन क्या था, एक्स वाले एलिमेंट, ए वाले एलिमेंट, ए क्रॉस बी करते हैं ना, तो ए वाले जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन होती है और वो सारे, और जो बी वाले एलिमेंट्स हैं वो रेंज होती है, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं। तो फिर हम कह रहे हैं कि जो रेंज बनती है वो बी का सबसेट होता है। सबसेट मतलब उससे छोटा, सारे एलिमेंट नहीं यूज हो रहे, यानी हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू बी। तो बस ये याद रखना है कि अगर बी का कोई भी एलिमेंट रह जाए पीछे, तो फिर कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। फिर दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी जो टाइप है वो है 1-1 फंक्शन। अब 1-1 फंक्शन नाम के अंदर से ही नजर आ रहा है कि जी एक नंबर उधर से ए का, एक नंबर उधर से बी का, 1-1। 1-1 मतलब एक एक, आमने सामने, भाई एक एक बंदे का मुकाबला होने लगा, तो इसको 1-1। और इसका दूसरा नाम भी है इंजेक्टिव, क्योंकि अब ये नाम याद करने पड़ते हैं। 1-1 वाला का दूसरा नाम इंजेक्टिव। इंजेक्टिव हमें याद रखना है। और देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें जो ए सेट है उसके अंदर ABC है, बी सेट के अंदर DEF है, और एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ पे देखें हमने यही लिखना है कि नो 2 एलिमेंट्स आर सेम, कि जो पहले 2 एलिमेंट, हाँ मजे की बात ये है कि फंक्शन को डिफाइन करते हुए हमने यही कहा था कि ये जो ABC हैं किसी 2 चीजों के साथ रिलेशन ना बना रहे हो। लेकिन यहां हमने क्या कहना है कि जो हमारा बी वाला सेट है उसके जो अराकीन है वो अकेले अकेले यूज हो रहे हो, वो किसी 2 इकट्ठे किसी के साथ अटैच ना हो रहे हो,
ठीक है ना। अब यहाँ देखें अकेले अकेला डी जो है सिर्फ ए के साथ है, ये नहीं कि डी आगे से बी के साथ भी अटैच है, या ई जो है बी के साथ है तो ई ए के साथ भी अटैच हो, ठीक है ना। तो बी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अकेला अकेला इस ए वाले एलिमेंट के साथ अटैच होने चाहिए। नो टू सेकंड एलिमेंट्स आर सेम, कि जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ये वाले वो सेम नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने ये एक एग्जांपल बनाने की कोशिश की कि देखें 3 जो है वो 5 के साथ अटैच है और आगे से जो 4 है वो भी 5 के साथ अटैच है, तो वो जाहिर है फिर ये दो बी वाले एलिमेंट्स 5 है ना, ये बी वाला एलिमेंट, तो वो दो चीजों के साथ अटैच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अगर नहीं होता, अकेला अकेला बी वाले सिंगल एलिमेंट अटैच हैं, तो इसको हम कहते हैं वन ऑन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। अब एक होता है ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन में ये होता है कि जो रेंज है वो सारी की सारी यूज हो रही हो। अब ये कंडीशन देखें डिफरेंट आ गई, जो इनटू था, इनटू और ऑन टू दोनों अपोजिट हो गए डेफिनेशन टाइप। इनटू में ये था कि बी सारा यूज ना हो, और ऑन टू फंक्शन ये है कि बी सारे का सारा यूज हो जाए, उसमें कोई भी एलिमेंट पीछे ना बचे, चाहे वो डबल डबल यूज हो जाए लेकिन पीछे बचना कोई नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये देखें हमने लिखा जो कोडोमेन है या रेंज है वो बी के बराबर हो, तो ये देखें याद रखना आसान है। तीनों को मैं एक दफा फिर बता देता हूं। इनटू में क्या है कि बी सारा यूज ना हो, ऑन टू ये है कि बी सारा यूज हो जाए, और वो जो वन वन फंक्शन है उसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट और एक एलिमेंट इनका आपस में ताल्लुक बने, बी का कोई भी एलिमेंट डबल रिलेशन ना बना रहा हो पीछे, ठीक है। बात समझ आ गई। और एक आखिरी वाला है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे दो चीजों को जोड़ लेते हैं, वन वन एंड ऑन टू, के वन वन का रिलेशन भी हो कि ए का एक एलिमेंट बी वाले के एक एलिमेंट के साथ अटैच हो, एक एक का रिलेशन, ठीक है, अकेला अकेला बी का कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, और दूसरा ऑन टू भी हो। ऑन टू का मतलब कि बी सारा यूज हो जाए। तो जब सारा यूज हो जाए तो यही एग्जांपल बनती है कि लो जी इसके भी 3 एलिमेंट थे, इसके भी 3 एलिमेंट हैं, तो देखें बी के सारे यूज हुए हैं, बी के सारे यूज हो रहे हैं, और वो देखें आगे से भी एक एक के साथ ही रिलेशन है, 4 का 2 के साथ है, 5 का 1 के साथ है, 6 का 3 के साथ है। तो इस तरह से फिर ये वन वन भी है और ऑन टू भी है कि सारे यूज, ऑन टू का मतलब सारे यूज हो गए और वन वन मतलब एक एक का रिलेशन बन गया आपस में। तो ये है जी काम सारा। तो ये मैंने कोशिश की है कि कुछ आपको थ्योरी जो है वो समझा पाऊँ, थोड़ी कन्फ्यूजन रह जाएगी तो एक दफ़ा फिर दोबारा से इसको समझ लीजिएगा। और आखिर पे थ्योरी के एंड पे एक दो चीज़ और है, जो फंक्शंस होते हैं ये लीनियर भी होते हैं और क्वाड्रेटिक भी होते हैं। लीनियर फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल जो भी इन्वॉल्व है एक्स वाई वगैरह उसकी पावर 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती। और जो क्वाड्रेटिक है उसमें 2 पावर होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है। ये मैंने लिखा भी है, ये देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो जाहिर है कि ये लीनियर फंक्शन है, एक्स की पावर 1 है। और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, तो इसमें x स्क्वायर चूंकि आ रहा है 2 पावर आ रही है जायद पावर, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक ये भी आपने याद रखना है, समझना है। लो जी, तो ये है था सारा काम थ्योरी का। अब ये अगर समझ आ गया तो आगे से हमें करना, एक्सरसाइज को करना बहुत आसान हो जाएगा। एक्सरसाइज हमारी 3.3 है और उसका पहला क्वेश्चन जो है ज़रा पढ़ के देख लेते हैं, अब बहुत इजी हो जाएगा। फॉर ए, ये हमारे पास ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 नंबर्स हैं। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन, जो नीचे उसने हमें रिलेशन बताए हैं, कहता है वो फाइंड करें इन ए। अब देखें सिर्फ कह रहा है इन ए, कोई बी सी नहीं है, इन ए। तो इन ए का मतलब होगा कि ए का ए के साथ क्रॉस लेना है। जब भी रिलेशन बनाना है पहले क्रॉस प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो फिर हम रिलेशन बना पाएंगे। तो इसके स्टेप्स होते हैं, बड़ा इजी काम है। तो इन ए समझ आ गया, ए क्रॉस ए करना है। स्टेट द, फिर उसकी डोमेन और रेंज भी बताएं कि भाई इसकी डोमेन कितनी है और रेंज कितनी है, जो कि मैंने यहाँ शो नहीं की, मैं अब जुबानी बता दूंगा आपको क्योंकि वो साथ साथ मैं लिखता हूँ। तो देखें जो पहला रिलेशन बनाने के लिए वो कह रहा है जी एक्स वाई ज़ाहिर है इस शक्ल में बनाएं, लेकिन क्या होना चाहिए, एंड ये है कि वाई और एक्स बराबर हों। तो ठीक है, ये माइंड में रख लेना है हमने कि भाई एक्स वाई जहाँ बराबर होंगे ना वो वैल्यूज़ लेनी है। तो पहला काम हमारा ये है कि हमें ए क्रॉस ए चाहिए। तो देखें मैंने ए को लिखा है,
तो फिर एक दफ़ा ए को लिखा है, क्योंकि मेरे सामने होंगे तो फिर मैं क्रॉस लेना उनका ईजी होगा। अगर बी होता तो मैं इधर बी लिखा होता, ठीक है, तो वो दूसरा ए जो है एज ए बी यूज होना है। तो इस ए का इस ए के साथ क्रॉस, अब देखें कैसे करते हैं, इसका एक एलिमेंट पकड़ ले और इसके सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना लें। 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, ये देखें बना हुआ 1 1 1 2 1 3 1 4। अब आगे क्या होना चाहिए, अब इस 2 को पकड़ें सब के साथ 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। इसी तरह 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4, वो सारा 4 1 4 2 4 3 4 4, और फिर एंड पे ब्रैकेट बंद कर दें, उधर से भी स्टार्ट करा दें, तो ये पूरा एक सेट देखें ए क्रॉस ए का बन गया। इसी तरह कुछ भी होगा, ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए गया तो बी पहले कर लेंगे, बी क्रॉस बी भी हो जाता है। तो ये डिफरेंट कंडीशनें हम बना सकते हैं। यहाँ असल में और कोई सवाल उसने इस तरह का नहीं दिया, एक ही सवाल है, तो ये आप खुद से भी प्रैक्टिस इनकी कर सकते हैं। तो अब बारी है रिलेशन बनाने की। तो रिलेशन बनाने के लिए फिर हमें उसको देख लेना है कि जो उसने हमें कंडीशन दी है कि भाई x और y को बराबर होना चाहिए। तो इन सारों में देखें कि आपको पता है पहला x होता है, अगला y होता है, तो ये जो 1 1 है यही आपको कंडीशन फुलफिल हो रही है कि भाई देखें x और y दोनों आपस में बराबर हैं। आगे चलेंगे तो फिर आपको 2 2 मिल जाएगा, 2 2 आपस में बराबर है, इसी तरह 3 3 मिलेगा, 4 4 मिलेगा, तो उन सब को हम लिख लेंगे। सो दैट्स इट, ये हमारा रिलेशन बन गया। लेकिन चूंकि उसने एंड पे डोमेन रेंज भी कही हुई है, तो ज़रा अभी करते हैं क्या होगी डोमेन, ज़रा आप मुझे बताएं। डोमेन मैंने क्या बताया था, पहले एलिमेंट्स, तो पहला एलिमेंट 1, इधर से 2, इधर से 3, इधर से 4, तो आप यहाँ लिख के लो जी डोमेन, अब ज़ाहिर है मेरे पास जगह कम है, इज इक्वल टू, और उसको सेट की शक्ल में लिखें जी, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके डोमेन लिख दें। इसी तरह रेंज लिखें, भाई देखें जी रेंज इज इक्वल टू, अब रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट y वाले पार्ट्स, तो वो भी 1 2 3 4 है, तो वो भी वही सेट बनना है 1 2 3 4 ऐसे करके। तो एंड पे हम ये इस तरह से करके बना देंगे। जो सेकंड वाला रिलेशन है, अब जाहिर है हमें बार बार क्रॉस नहीं लेना, क्रॉस ले लिया, ए क्रॉस ए बन गया, वहीं से चीजें उठानी है। दूसरा रिलेशन कहता है जी एक्स वाई होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कहता है कि एक्स और वाई को जमा करें तो 5 आए, दोनों पार्ट्स को जमा करें 5 आ जाए। तो देखें दोबारा से ए क्रॉस ए को देखें, अब 1 और 1 मिलके तो 2 होता है, 1 और 2 मिलके 3, 1 और 3 मिलके 4, लेकिन जब 1 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, यही हमें चाहिए था, तो ये 1 4 को उठा लेंगे। इसी तरह आप आगे चलेंगे तो ये 2 और 3, 2 और 3 5 होते हैं, फिर इसी तरह आगे चलें तो ये 3 और 2 भी 5 होते हैं, ठीक है, इसको उठा लेंगे, और आगे से 4 और 1 ये भी हो जाता है। तो ऐसे करके हम ये लिख लेंगे, तो ये देखें 1 4 2 3 3 2 4 1 सारे प्लस प्लस हो के 5 ही बना रहे हैं। और अगेन यहाँ से मैं ज़ुबानी अगर बताऊँ डोमेन क्या है, 1 2 3 4, डोमेन भी 1 2 3 4 है जैसे पहले बनी थी, और रेंज 4 3 2 1, ये भी वही है, तरतीब उल्टी है लेकिन है वही है, 1 2 3 4 ही बन रहा है। सो दोबारा से वही डोमेन वही रेंज बन रही है। और जो थर्ड वाला है उसमें कहता है जी एक्स वाई, जाहिर है वही रिलेशन हो, लेकिन क्या हो कि एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5, 5 से छोटा हो। अब 5 से छोटा जाहिर है 1 2 भी हो सकता है, 3 भी 4 भी, 5 नहीं लेना, 5 से छोटी वैल्यू लेनी है। तो देखें 1 का 1 के साथ देखें जाहिर 2 बनता है, 1 का 2 के साथ 3 बनता है, 1 और 3 4 बनते हैं। अब 1 और 4 जो है वो 5 हो जाता है, तो वो हम नहीं लिखेंगे, 2 पे आ जाए तो 2 1 2 2, अब जाहिर ये 4 हो जाता है, 2 3 और बाकी नहीं लिखेंगे, फिर 3 और 1 4 होता है, अब 3 2 3 3 3 4 वो सारे बड़े हैं। इसी तरह 4 के साथ कुछ भी करेंगे वो भी बड़ा हो जाएगा, तो बस इतने ही बनने हैं। डोमेन क्या बनेगी 1 1 1 2 2 3। अब सेट ऐसे नहीं लिखते, सेट कैसे लिखते हैं, 1 अगर 3 दफ़ा भी आया तो एक ही दफ़ा लिखना है, यानी 1 है 2 है और 3 है, 1 2 3, ये हमारी क्या बनेगी डोमेन, वो आप लिख लें, डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट बना दें। और जो रेंज है 1 2 3 1 2 1, यानी भी वही है, इसमें 4 कोई नहीं आया ना, तो इसमें भी 1 2 3 ही रेंज या को डोमेन जो भी आप कह सकते हैं वो बन जाएगी, ठीक हो गया। और इसमें जो लास्ट वाला है 4 वाला पार्ट, वो भी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या करना है। और इसमें अब ग्रेटर देन 5 है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, ये खुले साइड ग्रेटर को पढ़ते हैं ना, तो बड़ा है, 5 से बड़ा होना चाहिए।
अब जाहिर है वो जो छोटे हैं पर वो निकल गए, उसके अपोजिट साइंस पे जाना है हमने। तो 2 के साथ 4, जाहिर है ये 6 बनता है, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, वो दोबारा आप उसको गौर करें तो ये सारे देखें 5 से बड़े रहने हैं, 5 भी नहीं लेना, यानी 1 के साथ 4 नहीं लेना, वो 5 होता है, 5 से बड़े पे जाना है। तो इसलिए देखें 2 और 4, 3 और 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके तो इसके भी आप डोमेन और रेंज बना लें, आपको नज़र आ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब 2 में आए, 2 में कहता है जी आपको कुछ ना उसने फिगर्स बना के दी हुई हैं, जैसे ये वाली फिगर है, बाकी भी है, वो मैंने इधर बना ली है। तो कहता है इसको चेक करें, देखें कि क्या कोई रिलेशन बनता है या कोई फंक्शन बनता है, और अगर फंक्शन बनता है तो कौन सी टाइप बनती है फंक्शन की, तो वो हमें बताना है। अब देखें ये जो पहली फिगर है ना, बड़ी अजीबोगरीब बनाई हुई है। देखें इसमें एक तो ये है कि 1 के साथ देखें 2 तीर के निशान निकल रहे हैं, 1 जाके A के साथ भी अटैच हो रहा है, 1 जाके B के साथ भी अटैच हो रहा है। तो जो हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, तो उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी थी कि फंक्शन की जो डोमेन है उसके नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो यही है ना डोमेन, ये रेंज होती है, इधर वाले रेंज होते हैं, इधर वाले डोमेन होते हैं। तो 1 के साथ A भी आ रहा है, 1 के साथ B भी आ रहा है, मैंने लिखा है ये नीचे 1 के साथ है 1, तो 1 2 दफा आ गया। तो x की वैल्यूज या a सेट की वैल्यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये तो पक्का रूल है फंक्शन का। अगर वो रिपीट हो जाए वहीं पे कहें भाई ना जी ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं है। और रिलेशन होने के लिए भी आगे से ना बड़ी अजीबोगरीब उसने कंडीशन बनाई हुई है। आगे 2 के साथ c को उसने अटैच किया है, लेकिन तीर के निशान इधर को भी जा रहा है उधर को भी जा रहा है, यानी 2 के साथ c बन रहा है, c के साथ 2 बन रहा है। तो इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर की जो डेफिनेशन है वो भी गई, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में डायरेक्शन बतानी होती है कि भाई इधर से इधर को जा रहे हैं। अब यहां से 2 से 3 की तरफ तो जा रहे हैं, 2 से C की तरफ जा रहे हैं, लेकिन C से फिर वापस 2 की तरफ भी जा रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इसलिए ये ना ही फंक्शन है ना ही रिलेशन है, रिलेशन भी नहीं बन सकता। रिलेशन के लिए भी एक यूनि डायरेक्शनल उसको होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ना ही फंक्शन ना ही रिलेशन। सेकंड वाला जो है ये बड़ा मजे का सीधा सीधा है, क्योंकि ये जो A सेट है हमारा और ये जो B सेट है, एक एक का आपस में रिलेशन बन रहा है, एक एक का आपस में ताल्लुक बन रहा है। तो जब एक एक का ताल्लुक बन रहा है, B भी सारा यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली ये फंक्शन तो है, क्योंकि देखें ये रिपीट नहीं हो रहे और सारे के सारे यूज हुए हैं, ठीक है। तो फिर रिपीट भी नहीं हुए, यूज भी हुए हैं, तो ये फंक्शन तो है। लेकिन कौन सा फंक्शन है? बाइजेक्टिव, या जिसको हम कहते हैं 1 1 वाला और ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन, जो पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक का एक के साथ रिलेशन भी बन रहा हो और बी जो सेट है वो सारा यूज भी हो रहा हो, तो इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, बस नाम ही लिखने हैं इनके, ठीक है। और ये भी वही चीज़ है, तो ये भी बाइजेक्टिव ही नज़र आ रहा है, उसमें भी एक एक का रिलेशन और बी सारा यूज़ हो रहा है, तो ये भी बाइजेक्टिव है। और एक ही चीज़ उसने 2 दफ़ा दे दी है। और आगे जो है इसमें देखें तो LMN यानी A वाला डोमेन वाले सारे यूज हुए हैं, एक एक दफ़ा ही जा रहे हैं, ठीक है, ये फंक्शन तो है। लेकिन किस तरह का फंक्शन है कि देखें ये, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो इसको क्या कहते हैं, B में एक एलिमेंट रह गया पीछे, B सारा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो जब सारा इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर ये शुरू वाला पहला था इनटू फंक्शन। अब ये इनटू फंक्शन बन सकता है, लेकिन अब एक इसमें कुंडी है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुंडी ये है कि यहाँ उसने कोई तीर का निशान ही नहीं लगाया। तो जब तीर का निशान नहीं लगाया तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन बतानी ज़रूरी है। तो अगर तो आप स्ट्रिक्टली चलें तो फिर पता चल रहा है कि चूंकि डायरेक्शन नहीं बताई तो हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते। तो जब ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है तो फिर ये फंक्शन ही नहीं है, हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा लूज लें उसको कि चलो कोई बात नहीं, उसने एक अंदाज़ा तो बताया ना कि कौन किसके साथ अटैच है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, फंक्शन की कंडीशनें पूरी हो रही हैं। और ये कौन सा फंक्शन है? ये इनटू वाला फंक्शन है, मैंने इधर लिखा है सारा कि विद एरो हेड्स, अगर एरो हेड बने हों तो फंक्शन बनेगा। और कौन सा फंक्शन बनेगा? इनटू वाला फंक्शन बनेगा, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि भाई एरो हेड नहीं बने हुए, विदाउट एरो हेड है, तो फिर हम कहते हैं कि वो फंक्शन, एरो हेड मतलब ऐसे करके, ठीक है, ऐसे वो डायरेक्शन बताए, एरो हेड इसका मतलब यही है, तो फिर वो ज़ाहिर नहीं है, तो फिर वो नहीं बनता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन जो है बड़े मज़े के हैं, इजी वाले हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, कहता है इफ जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि इस फॉर्म में, आप सेटों से निकल के, वो एक जैसे नहीं होता अलजेब्रिक फॉर्म,
वो बना लिया उसने, लीनियर फंक्शन ये दिया हुआ है, ये देखें क्वाड्रेटिक है। तो जी ऑफ एक्स ये है, एच ऑफ एक्स ये है, एच वाला फंक्शन जी वाला फंक्शन। ओके, कहता है देन फाइंड क्या करें, जी जीरो। अब बड़ा इजी है, जी जीरो का मतलब कि जहां एक्स है वहां जीरो लगा दें। तो ये जो फंक्शन है ये वाला, जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो, इधर भी जीरो, इस एक्स की जगह पे भी जीरो। अब ज़ाहिर है 3 ज़ीरोज़ आर जीरो होता है, तो फिर 3 वाला पार्ट खत्म हो गया और खाली 2 रह गया। तो मतलब जी जीरो जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। इसी तरह जी -3 कहता है, तो फिर ज़ाहिर है जहाँ x है वहाँ -3 लगा दें। तो वहाँ हमने -3 लगाया, 3 3 ज़ार 9, -9 -2 प्लस -9 + 2 करेंगे तो -7। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स हैं। अब एक दफ़ा उसने g 2/3 का है, तो जहाँ x है वहाँ 2/3 लगा देते हैं। यहाँ 3 3 कट जाता है, 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, सिंपल सा काम है। इसी तरह अब h की तरफ जब आता है तो कहता है h में आप पहले x की जगह 1 लगाएं। अब यहाँ पे x स्क्वायर था तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। इस तरह से 2 आ गया, फिर -4 लगाएं, उसका स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है वो 16 हो जाता है, माइनस खत्म हो जाता है, एंड सो ऑन। ये सिंपल वाला काम है। -1/2 भी एक दफ़ा उसने कहा है, वो लगाएं तो वो भी लगा देते हैं। माइनस भी अगेन स्क्वायर में ख़त्म हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 है। इसका फिर हमें एलसीएम लेना है। अगर तो अच्छा कैलकुलेटर है तो आप ज़ाहिर है डायरेक्ट लिखेंगे ना, आपको 5/4 मिल जाएगा। वो बटे वाला ऑप्शन बना होता है कैलकुलेटर के अंदर। नहीं है तो एलसीएम का रूल होता है कि इसका ओवर है ना 4, वो 4 एलसीएम बनाएं, ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1s आर 4 वो लिखें, इसका ऊपर वाला एज इट इज़ लिखें, 4 और 1 मिलके 5, 5/4। ऐसे हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल वाला सादा सा सवाल है, उसी तरीके से चलेंगे। कहता है गिवन दैट फंक्शन दिया हुआ f of x ax + b + 1, जो भी फंक्शन है फाइन, और a और b जो इसमें आ रहे हैं, कहता है कि ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ f of 3 = 8, f of 3 का मतलब कि अगर x की जगह 3 लगाएं तो ये फंक्शन क्या बन जाता है, 8 के बराबर हो जाता है। और अगर आप x की जगह पे 6 लगा दें, f of 6, तो फिर इसका आंसर कितना बनता है, 14 बनता है। अब ज़ाहिर ये दोस्त ने हमें ना कंडीशनें दी हैं जिनकी मदद से हम ये a और b इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो ज़ाहिर है उसने यही कहा है कि आप a और b फाइंड करके बताएं। तो देखें स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। सबसे पहले तो आप इस फंक्शन को लिख लें एक दफ़ा। अब लिख लिया, अब हमें पता चल रहा है कि f3 हमें चाहिए, तो आपने x की जगह पे 3 लगा देना है। इधर भी 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया। अब इसको सॉल्व क्या करना है, 3a हो जाएगा, साथ b + 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमें पता है कि f of 3 उसने ये दिया हुआ है 8 के बराबर, तो हम लिखेंगे f of 3 8 है। तो इस f of 3 की जगह पे ये जो 8 है उठ के यहाँ आ जाएगा। थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं, 3a + b + 1 = 8। तो ऐसे करके उसको लिख लेते हैं, = 8 इधर लिख लिया। अब थोड़ा सा हल करें, +1 को इधर लाएं तो इधर आके माइनस होगा ना, तो 8 में से 1 निकालें तो 7। तो ये इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अब इसको फर्दर हल नहीं कर सकते। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाएं कि दोबारा वही फंक्शन लें और x की जगह पे अब 6 लिख लें। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने 6 लगा लिया, तो ये 6a + b + 1। अब f of 6 उसने सवाल में दिया हुआ है 14, तो इसकी जगह पे 14 आ जाएगा इस जगह पे। तो 6a + b + 1 = 14, वो हम लिखेंगे 14। अगेन उसी तरह +1 उधर गया, माइनस हो गया। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो वो जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे लिख लेना है। तो ऊपर हमने देखें इक्वेशन 1 को लिखा, नीचे इक्वेशन 2 को लिखा। अब इसको आपस में कटवाना है, a और b फाइंड करने हैं ना, तो किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करा लें, दूसरा मिल जाएगा। तो इसका बेहतरीन, देखें b बराबर है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप साइन चेंज करें नीचे वालों के, ठीक है। ये इसका साइन कोई नहीं है ना, जिसका कोई नहीं होता साइन, वो प्लस होता है। तो यहाँ प्लस था, हमने माइनस कर दिया, प्लस है माइनस, इसका भी कोई नहीं है तो प्लस है, माइनस कर दिया। अब +b और -b कट जाएंगे। 3 में से -6 करें, 3 - 6 करें, कैलकुलेटर में -3 आता है, -3a। और इधर से भी 7 में से 13 माइनस करें, -6। तो दोनों माइनसेस एक तरफ से कट जाएंगे, उधर से उधर माइनस कट गया, और a के साथ 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जाके उधर डिवाइड में कर देगा। तो जब डिवाइड करेगा तो 3 2 बार 6, तो a की वैल्यू हमें 2 मिल गई। a जो है = 2। अब a की वैल्यू आ गई है, b चाहिए, तो आप कोई एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन ले लें। तो जो a2 आया ना यहाँ पुट करा दें, 3 × 2 6, 6 उधर जाके माइनस, 7 में से माइनस करेंगे तो 1।
तो ये बी का आंसर 1 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे ये स्टेप्स आपके सामने किए हुए हैं। ए की जगह देखें हम 2 लगा रहे हैं, 6 उधर गया माइनस हुआ, तो दोनों वैल्यूज़ आ गई। तो ये काम है इसमें, यही मेन सवाल है इस एक्सरसाइज के अंदर। और इस तरह का एक और भी है, तो वो हम करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल इसी तरह का सेम। जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, जी -1 की वैल्यू दी हुई है, जी 2 की वैल्यू दी हुई है, और फिर कहता है ए और बी फाइंड करें। तो बिल्कुल सेम, पहले आप जी ऑफ एक्स लिख लें, पहले -1 है, एक्स की जगह पे -1 पुट करा लें, और जी ऑफ -1 किसके बराबर है, 0 के, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा। और ये माइनस ए, क्योंकि a1 जार ए ही होता है, -a + b + 5 = 0, +5 को उठा के उधर ले जाएं तो -a + b = -5, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दूसरी हमें क्या चाहिए, g2 चाहिए, तो हमने x की जगह पे अब 2 पुट करा देना है। तो देखें x की जगह पे 2 पुट करा रहे हैं, तो 2a + b + 5 = g2 क्या था 10, तो उसको 10 के इक्वल रखें। ये +5 उधर जाके माइनस होगा, 10 में से 5 निकालें 5, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको बड़े ध्यान से आराम से उठाएं और एक दूसरे के ऊपर नीचे सामने उनके रख लें, और ताकि हम उनको कटवा सकें जो पीछे हमने काम किया। यहाँ पे भी बी कटवाना है क्योंकि बी सेम होता है, तो इसका भी साइन चेंज कर दिया, इसका भी साइन चेंज कर दिया, और इसका भी चेंज कर दिया। ये कट गए आपस में, -1 और -2 -3 बनेगा, और ये -5 और -5 -10, और दोनों माइनसेस फिर कट जाएंगे, 3 जाके डिवाइड में आ जाएगा। अब 3 करवा नहीं सकता डिवाइड, तो इसको ऐसे ही रहने दें, 10/3 की शक्ल में ही इसको लिख लें। तो a आ गया, अब a आ गया तो a को किसी एक इक्वेशन में पहली में पुट करा लें, तो पहली इक्वेशन लिखें, a की जगह 10/3 लिख दिया। अब b चाहिए तो b अकेला करें, -10/3 को उठाएं, उस साइड पे ले जाएं, उधर जाएगा तो पॉजिटिव, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। प्लस आ गया, फिर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, कैलकुलेटर है तो कर लें उसमें, वरना तरीका वही है, 3 ओवर में है 3 एलसीएम, 3 5s are 15 और ऊपर वाला उसका वैसा ही, और -15 जमा 10 करेंगे तो -5 -5/3, ये हमारी बी की वैल्यू। तो ऐसे दोनों आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही छोटा सा चुना मुन्ना सा सवाल है, कहते हैं कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन। ये एक फंक्शन बना हुआ है छोटा सा, इफ f of x = 32, यानी कहता है ये जो f of x फंक्शन है वो 32 है, तो जाहिर है इसी फंक्शन की जगह 32 हम पुट करा लेंगे। देन फाइंड x, तो ये x फाइंड करें, तो बड़ा सिंपल सा काम, फंक्शन को लिखें, फंक्शन की जगह f of x की जगह 32 लिख दें। अब ये प्रॉपर एक इक्वेशन है, इक्वेशन को जैसे हल करते हैं, x को अकेला करना है, पहले +1 ले जाएं, उधर जाके माइनस होगा, 32 में से 1 निकाला 31, और फिर 5 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 5 जाके डिवाइड करेगा, तो 5 जब आप उसको डिवाइड करवाएंगे तो 31/5, तो ये गिन के 4-5 स्टेप्स करके तो x का आंसर आ जाता है। तो ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है x का, जैसे ज़ाहिर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं ना 2-2 नंबर वाले, तो जहाँ पे भी छोटा सवाल आए तो समझेंगे ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला ही है, 2 नंबर वाला। और ये आखिरी सवाल है, और ये भी बिल्कुल सेम सवाल है जैसे वो हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया है, तो 4 और 5 किया है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है cx² + d, और f1 की वैल्यू है और f-2 की वैल्यू है, और फिर यहाँ से c और d फाइंड करना है हमने। तो वही काम, पहले फंक्शन को लिख लें, पहले क्या पुट करना है x की जगह 1, तो 1 पुट कराते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो c + d, और f1 किसके इक्वल है 6 के, तो c + d = 6, तो पहली इक्वेशन बन गई हमारी, c + d = 6। अब दूसरा हमें f of -2 चाहिए, तो x की जगह पे आप -2 पुट करा दें, तो जब -2 पुट कराएंगे, -2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस खत्म हो जाता है जब भी स्क्वायर लिया जाए, तो 4c + d, और f of -2 उसने सवाल में दिया हुआ है 10। तो अब ये हमारी पहली इक्वेशन, ये दूसरी, अगेन इनको एज इट इज़ पकड़ के ऊपर नीचे लिख लें, c + d = ये और 4c, इसको सीधा कर लिया ना इस इक्वेशन को, और अगेन इसका साइन चेंज करवा दें, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, और 1 -4 करें तो -3 आता है, और इधर से 6 में से 10 निकालें, -4, 2 माइनसेस कट गए, 3 ने जाके डिवाइड करना है 4/3। अब ये c की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पहली में पुट करा लें, c + d = 6 था, उसकी जगह ये लग गया, इसको उठाएं, उधर जाएगा माइनस होगा। अब ये फिर वही है एलसीएम जो मैंने आगे तरीका बताया, 3 एलसीएम आना है, 3 6 18 हो जाएगा, उसका अपना ऊपर वाला वैसे ही आएगा, और 18 में से 4 निकालें तो 14/3,
सो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। अब ये चैप्टर 3 ही एक्सरसाइज थी, इसके अंदर ये डन हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज है और वो भी इंपॉर्टेंट होती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वही करते हैं। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।